तो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of primes, and this factorization is unique। अब देखिए, इसको समझिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 30। अब मैं 30 हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर हम 30 के फैक्टर करें तो 2 से कटेगा 15 टाइम्स, 3 से कटेगा 5 टाइम्स एंड 5 से कटेगा 1 टाइम। ठीक है, तो यहां पर हम 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखो, ये कंपोजिट नंबर है और हमने इसको किस में एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और दूसरी बात वो बोल रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंपोजिट नंबर है तो ये इसके फैक्टर कैसे होंगे, यूनिक होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 ही होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाए। ऑर्डर चेंज उनका मतलब कि 3 इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए, 5 इधर आ जाए, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टराइजेशन। बात यह है कि वो कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो देखो स्टूडेंट, तो जैसे मान लीजिए मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेरे पास कोई नंबर है x, कोई कंपोजिट नंबर है, तो मैंने उसको लिख दिया p1 इंटू p2 इंटू p3 इस तरीके से pn। ठीक है, तो अब हमें पता है ये यूनिक होगा। तो यूनिक होने के, और इसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, कोई भी प्राइम फैक्टर कहीं भी आगे पीछे हो सकता है। तो हमने एक तरीका निकाला कि हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जो भी हमारे प्राइम नंबर है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास p1 ग्रेटर देन p2 ग्रेटर देन p3 इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर है उसको दोबारा लिखेंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पर हमने पहले 2 को लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर 5 को लिखा। समझ में आया? तो और देखो, और एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा। जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 1001, ठीक है, हमने लिया 1001। इसके प्राइम फैक्टर करो, देखो ये 7 से कट जाएगा। 7 से कितने बार कटेगा, ये 1, 3 आ जाएगा, फिर हमारा 3 टाइम्स, फिर ये कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, गलत कर रहे हैं क्या, 1 टाइम कटा 3, ये 4 कटेगा, 4 टाइम, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद ये कटेगा 11 से। 11 से कितने टाइम कटेगा, 1, 3, उसके बाद ये कटेगा 13 से। तो इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13। तो देखो ये कंपोजिट नंबर है, हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं।
कुछ एग्जाम्पल बुक में से ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 1771, जैसे कि एक एग्जाम्पल इधर लेते हैं 1771। अब स्टूडेंट इसको आप काटिए 7 से, तो 7 से कितने टाइम कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 2, उसके बाद बचेगा 3, वो कटेगा 5 टाइम 35, 35 टू ये 3 टाइम कट जाएगा। उसके बाद इसको किससे काटा जा सकता है इसको, देखो 11 से कट जाएगा क्या, 11 से 2 टाइम्स, हाँ 11 से कट जाएगा, कितने टाइम कटेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो इसके हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1771 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 23। तो स्टूडेंट बस इतना ही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि सर इसका यूज क्या है, तो स्टूडेंट इसका यूज हम आगे बताएंगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में इसका यूज होता है। इसका अगर हम यूज करें तो देखो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने में इसका यूज होता है। और जो आप वो वाले क्वेश्चन करते हो ना कि 6 टू द पावर n 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, तो वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं। तो फिर अब हम आगे समझते हैं इसका यूज। तो चलिए स्टूडेंट एग्जांपल में फर्स्ट समझते हैं। कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, check whether there is any value of n for which 4 to the power n can end with the digit 0। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आपसे कहना चाह रहा है, थोड़ा सा समझिए। ये कह रहा है कि हमारे पास n की वैल्यू है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमसे कह रहा है आपको 4 टू द पावर n लेना है, 4 टू द पावर n, और स्टूडेंट n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी है और यहाँ पर पुट करनी है। जैसे n की वैल्यू आप 1 रखिए तो ये 4 टू द पावर 1 वो किसके बराबर हो जाएगा, 4। अब आप n की वैल्यू 2 रखिए तो 4 टू द पावर 2 कितना आ जाएगा, 16। अब आप इसकी लास्ट डिजिट देखिए, 6 आ रही है, इसमें लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसी n की वैल्यू के लिए, मतलब किसी नेचुरल नंबर, कोई भी n की वैल्यू नेचुरल नंबर, उसको हम 4 टू द पावर n में पुट करें, उसका जो आंसर है उसमें लास्ट डिजिट 0 आनी चाहिए। जैसे 4 टू द पावर 3 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 64। तो इसमें लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 4, इसमें 6। अगर हम वैसे ही 4 पुट करते हैं 4 टू द पावर 4 तो वो आ जाएगा 256। इसकी लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 6। तो वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिसके लिए 4 टू द पावर n का जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए। अब आप मुझे बताइए, वैसे चेक करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर हम वैसे रख रख के चेक करेंगे तो वो रखना वो तो इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो स्टूडेंट अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, बिना ये चेक किए बिना पुट किए हम कैसे निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है वो 0 से एंड हो रहा है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये नंबर है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 63 इंटू 10। ये नंबर एक बार 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक बार 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई नंबर 2 0 से एंड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 2 बार 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 72 इंटू 100। 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो उस नंबर में कम से कम एक बार 10 का मल्टीप्लाई तो हुआ होगा। और आपको पता है कि जो 10 होता है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर करें तो वो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर में कम से कम एक पेयर 2 और 5 का आएगा। उसके फैक्टर में कम से कम 2 क्रॉस 5 तो एक बार आएगा ही आएगा। अगर 2 बार 0 से एंड हो रहा है तो 2 बार 2 क्रॉस 5 आएगा।
3 0 से एंड हो रहा है तो 3 बार आएगा 2 क्रॉस 5। लेकिन ये हमें पता चल गया कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो कम से कम उसके प्राइम फैक्टर में एक बार 2 क्रॉस 5 तो आएगा ही आएगा। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो आपको क्या करना है, 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो देखो 4 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 क्रॉस 2, इसकी पावर n। अब आपको ये पता है कि 4 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 क्रॉस 2 होंगे और वो यूनिक होगा। वो कैसे होंगे? यूनिक, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं। तो हमें ये तो पता चलेगा कि हाँ 4 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टर होगा वो यही होगा 2 क्रॉस 2 टू द पावर n, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताओ 2 क्रॉस 2 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 2, और यही कहाँ तक चलेगा? यही प्रोसेस चलेगा कहाँ तक हमारा? n टाइम्स। ये प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा? n टाइम्स। तो आप मुझे बताइए 4 टू द पावर n के ये सारे प्राइम फैक्टर हो गए, तो क्या इस प्राइम फैक्टर में 2 क्रॉस 5 आ रहा है? एक भी बार नहीं आ रहा, और हमें पता है कम से कम एक बार तो, एक पेयर तो आना ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्यों नहीं हो सकता? रीजन लिख दो। बिकॉज, सॉरी 6 टू द पावर n नहीं है, 4 टू द पावर n है। रीजन क्या है? बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to the power n does not contain pair of 2 क्रॉस 5। बस हो गया ये क्वेश्चन। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है जिसमें 6 टू द पावर n लिखा रहता है, तो वो भी सिंपल है। उसमें हम क्या करेंगे? 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, वो 2 क्रॉस 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जिसमें 2 क्रॉस 5 आ जाएगा वो 0 से एंड हो जाएगा, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर सेकंड समझते हैं। कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको 6 के और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो देखो स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने एचसीएफ की डेफिनेशन लिख दी है और एलसीएम की डेफिनेशन लिख दी है। अब मैं ये डेफिनेशन आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा, वैसे समझ में नहीं आएगी। तो मान लेते कोई नंबर है हमारे पास x, और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मान लेते हैं सपोज a टू द पावर 2, b टू द पावर 3, c टू द पावर 5, और मान लेते हैं d इसकी पावर 2 है। और कोई दूसरा नंबर है y, उसके हम प्राइम फैक्टर मान लेते हैं a टू द पावर 3, b टू द पावर 2 और c टू द पावर 7, और मान लो d इसमें है नहीं, इसमें e है। ये दो कोई नंबर है, उनके ये प्राइम फैक्टर हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। तो अब देखो इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ x, y। तो देखो एचसीएफ की डेफिनेशन बोल रही है द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन पे ध्यान देना है, कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब जो भी हमें दो नंबर दे रखे हैं उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखे हैं उसमें आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं, और कॉमन फैक्टर में भी कैसी पावर देखनी है आपको? स्मॉलेस्ट। कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर। तो आप मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। तो बस आपको कॉमन फैक्टर ही देखने, और उसमें भी स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी हो जाएगी? ए टू द पावर 2। इसमें बी भी कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें
3 है, इसमें 2 है, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा b टू द पावर 2। सी भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, c टू द पावर 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम ऑफ x, y। तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर। देखो इसमें कॉमन वर्ड नहीं आया, इसमें कॉमन आया था, इसमें कह रहा है जितने भी फैक्टर दे रखे हैं हमें, जितने भी प्राइम फैक्टर दे रखे हैं उन सब में आपको कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो इसका मतलब जितने भी फैक्टर हैं उन सब में ग्रेटेस्ट पावर ले दो। जैसे कि फैक्टर देखो इसमें टोटल क्या क्या फैक्टर है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, इन सब में ग्रेटेस्ट पावर उठा लो। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 3। इसमें 3 है, इसमें भी 3 आ जाएगा। 5 और 7 में ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 7। डी तो है ही नहीं, तो डी अकेला है, तो उसमें यही आ जाएगा डी टू द पावर 2। ई भी अकेला है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही मानी जाएगी। तो ये निकल गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप सीख गए, जनरल तरीका मैंने बता दिया। तो अब हम ये पार्टिकुलर क्वेश्चन पर ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो नंबर दिए उनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 क्रॉस 3। और 20 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें स्टूडेंट, तो 20 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5। और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5। तो अब देखो एचसीएफ निकालेंगे पहले इनका, 6 और 20 का एचसीएफ। तो आप देखिए कॉमन फैक्टर में मिनिमम पावर लेनी है, तो कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और 2 और तो कुछ नहीं आ रहा, और इसमें भी मिनिमम पावर लेनी है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी कि जितने भी आपके फैक्टर है उसमें कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो फैक्टर क्या क्या है, 2 है, 3 और 5 है। तो देखो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द, ये तो अकेला है, इसमें 3 टू द पावर 1 आ जाएगा, इसमें 5 टू द पावर कितना आ जाएगा, 1। बस यही हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 15 इंटू 4 60 हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम समझेंगे एग्जांपल नंबर 3। ये बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब देखो इसको समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले वो समझिए। वो देखो वो क्या है, वो कहता है कि फॉर एनी 2 positive integers a and b, तो उसके बाद कहता है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ इनटू इन दोनों नंबर का एलसीएम वो बराबर होता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। देखो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर उठा लो। तो कह रहा है अगर हम उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालें और उनका एलसीएम निकालें तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। अब ये फॉर्मूला केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए, 3 के लिए अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 ही नंबर्स के लिए है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। अच्छा इसका यूज क्या है, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका आखिर यूज क्या है। तो स्टूडेंट इसका यूज होता है कि अगर मान लो आपको एचसीएफ दे दे और 2 नंबर तो वो देगा ही देगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके वो जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको एलसीएम दे दे और 2 नंबर दे दे तो आप उनका क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एचसीएफ निकाल सकते हो। तो यही इसका यूज है, और यही इस फॉर्मूले में हम, यही इस क्वेश्चन में हम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद एचसीएफ को यहाँ पुट कर देंगे, दोनों नंबर्स को यहाँ पुट कर देंगे, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो ये तो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में सीखा है,
कैसे निकालते हैं, तो पहले 96 के आप क्या करो, प्राइम फैक्टर करो, और उसके बाद आपको 404 के प्राइम फैक्टर करना है। तो हम इधर करके देख लेते हैं। तो 2 से 48 टाइम, 2 से 20, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, इसका मतलब 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू 3। उसके बाद हम फैक्टर करते हैं 404 के, तो 404 के तो 2 से कटेगा 202, फिर 2 से कटेगा 101, और 101 प्राइम नंबर होता है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो अब देखो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। मैंने आपको बताया था जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, वही होता है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 2, और 2 में स्मॉलेस्ट पावर क्या है हमारी, 2 टू द पावर 2, तो हमारा 2 टू द पावर 2 मतलब 4 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। अब हमसे बोल रहा है एलसीएम भी निकालो। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सीखे थे कि जितने भी फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर ले दो और मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हमें इस फॉर्मूले से निकालना है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में से अगर हम एलसीएम की वैल्यू निकालें, अगर हम एलसीएम की वैल्यू निकालें स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी डिवाइडेड, इसका डिवाइड लग जाएगा एचसीएफ का। तो अब आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू पुट कर देनी है 96 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 404, और एचसीएफ कितना निकला हमारा 4। तो अब देखो 4 से कितना टाइम्स कट जाएगा 101, और 101 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 96 इंटू 96, यही तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं। कह रहा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 6 के कितने हो जाएंगे सॉरी 2 क्रॉस 3 हो जाएंगे, और 72 के कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, इधर करके देख लीजिए 72 के, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3, 3, इसका मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। उसके बाद 120 के करते हैं, तो देखो 120 की इधर कर लेते हैं, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, इसका मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर हमें तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है तो वही कंसेप्ट है जो 2 नंबर में करते हैं। कैसे, कि जो भी कॉमन फैक्टर है, तीनों में जो भी कॉमन फैक्टर है उसमें मिनिमम पावर लो, स्मॉलेस्ट पावर लो। तो देखो कॉमन 2 आ रहा है और कॉमन 3 आ रहा है, और 2 में सबसे मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 1, और 3 में मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी 3 टू द पावर 1। तो सॉल्व होके आ जाएगा 6, तो 6 हमारा आ गया एचसीएफ। अब उसके बाद स्टूडेंट आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इन तीनों नंबर के लिए कैसे निकालेंगे हम, आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी फैक्टर है हमारे उन सब में मैक्सिमम पावर लो, हाईएस्ट पावर लो। तो 2 में क्या आ रहा है 2 टू द पावर 3, 3 में आ रहा है 3 टू द पावर 2, और 5 में तो 5 ही आ रहा है। अब इनका कर लो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 40, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 360। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा 360, हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं।